नमस्ते सुरेश जी। पांडे जी नमस्कार। Actually, honestly speaking, I really like it very much now. Yeah, Padma ji, thank you very much for bringing me in this context. I'm really glad you are enjoying मैं it. It's like a really मैं लगभग मतलब थॉट प्रोसेस में हिंदी एक जो थी वो बैकग्राउंड में चली गई थी जी। क्योंकि वो कभी थॉट प्रोसेस में हमारे वर्क की लैंग्वेज है नहीं, तो वो तो आती नहीं है। चलिए, वेबिनार के बहाने हम आपको तो हिंदी याद दिलाते रहेंगे। हमने थोड़ा सोचना शुरू किया, चाहे मतलब वो दिमाग में गूंजता रहता है कि नहीं अब भाई एक वेबिनार आने वाला है, तो जी, हमें कुछ बोलना है, तो हमें शब्दों को फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं नॉक करती रहती हूँ हिंदी में सोचिए। तो ये बहुत बड़ा खुशी। अच्छा I'm है। मैं really glad you are enjoying it. It's like a great compliment for me even. नहीं, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल। और चीजें संस्मरण मैंने दिमाग पर और जोर डालने की कोशिश की। आचार्य जी नमस्कार। मैंने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, काफी संस्मरण जो मतलब लगभग धूमिल हो गए थे जी, वो भी याद आए, तो ये बड़ा अच्छा है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी। बहुत शुक्रिया। चलिए, अब हमारे वेबिनार का समय शुरू होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। और आप सभी को मेरा सादर नमन और भारतवर्ष भर में मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई। किसी भी देश की भूमि, संस्कृति, परंपरा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का मानव मन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे जनित ऊर्जा ही समाज में शक्ति पैदा करती है, जिसका एक स्वरूप देशभक्ति के रूप में दिखाई देता है। देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ साथ कवियों, लेखकों और पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साहित्यकारों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रारंभ में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का चलन शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे देशभक्ति परवान चढ़ने लगी। एक उदाहरण कलम के सिपाही प्रेमचंद का ही लें। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन यानी देश का दर्द देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था और भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की सख्त हिदायत भी दे डाली थी। पर भला इस तरह रोके से कौन रुकता। केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं वरन भारत की कई भाषाओं में देशभक्ति का साहित्य परवान चढ़ा, जिसने कहा आवाज दो हम एक हैं। ऐसे ही एक परिवार की एक स्त्री विदेश गई। देश तो मन से छूटा ही नहीं, तो उन जगहों को देखने चली गई जहां अंग्रेजों की बहरी सत्ता को जगाने के लिए वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने बम का धमाका किया था। क्या यह देशभक्ति से कम है? अमृत महोत्सव के तहत इस वेबिनार के आयोजन का उद्देश्य भारत भर में मनाए जाने वाले आजादी के महोत्सव का हिस्सा बन गौरवान्वित महसूस करना है। साथ ही आजादी के परवानों और उनके परिजनों को सादर नमन करना, क्योंकि सेनानियों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी कई तरह के दंश अवश्य झेले होंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देशभक्ति और साहित्य विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ नेदरलैंड से हमारे साथ जुड़े वेबिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जी को। सर से आग्रह है कि देशभक्ति और साहित्य को लेकर वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सर, आप आमंत्रित हैं। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी सर। ओके। सबसे पहले तो मैं ये जो आजादी का महोत्सव आप मना रही हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और साथ में उत्थान फाउंडेशन संस्था जो है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से आपको, क्योंकि आप ही इसकी आयोजिका हैं। शुक्रिया। और साथ में जो और लोग
इसमें भाग ले रहे हैं लंदन से, स्वीडन से, डेनमार्क से, साउथ अफ्रीका से, मॉरिशस से और भारत से भी, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि वो यहाँ पर आए हैं और हम एक दूसरे की बातें सुनेंगे और उनके संस्मरण से हम पहचान पाएंगे कि अतीत में क्या क्या हुआ जो कभी तक हमारे पास लिखित रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ दो प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि देशभक्ति है क्या? इसको लोग नहीं समझ पाते क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है और उसमें संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, सब अलग अलग हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ एक ये प्रश्न भी है कि सब बराबर नहीं है, उसमें भी भिन्नता है। और फिर साहित्य जो रचा गया था वो हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि या तो अंग्रेजों ने उसको उस पर पाबंदी लगा दी या उसको जला दिया। बस एक ही साधन हमारे पास बचा है, जैसे कि अभी अरुणा जी ने बताया सूर्य वतन पुस्तक के बारे में। ये तो एक ही पुस्तक है, लेकिन बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी और भी भाषाओं में। और साथ साथ जो समाचार पत्र थे, जो भी कुछ रहे होंगे, बहुत तो नहीं थे, अंग्रेजी में भी थे, तो अगर हम उनका अनुवाद हिंदी में या और भाषाओं में करते तो वो भी साहित्य ही है, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। तो जैसे कि मैंने ये प्रश्न उठाया कि देशभक्ति है क्या, इसका आरंभ तो परिवार से ही होता है कि परिवार को हम समझें और परिवार की मान्यताओं को आगे रखें। उसके साथ साथ फिर वो मोहल्ला भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, अंचल भी हो सकता है, या संस्कृति की अपनी एक सीमा होती है वो भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि भारत तब अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेज तो नहीं चाहते थे कि भारतीय एकता के सूत्र में बंधे। हाँ, एक बात जरूर थी कि हमारे ही अपने लोग नौकरी के सिलसिले में पैसे के लिए अंग्रेजों की नौकरी में आ गए थे। अब आप अंग्रेजों की सेना में लें तो सेना में जो अधिक प्रतिशत जो लोग थे वो भारतीय ही थे। और जो भी सेनानी जो भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे, अपने को स्वतंत्र करना चाहते थे, वो आपस में ही लड़ते थे, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की नीति थी कि दोनों को लड़ा दो तो फिर इनमें एकता नहीं होगी। देखिए, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो दो तीन बातें हुई हैं। एक तो बात ये हुई है कि पहले पृथ्वीराज से पहले जब मुसलमान आए हैं तो एक राज्य नहीं था भारत में। भारत में बहुत से राज्य थे और उन राज्यों में यही कहा जाता है कि जो आपका राज्य है, जो आपकी सीमा है, उसी के प्रति आपको देशभक्ति या अंचल भक्ति या राजा के प्रति भक्ति निभानी होगी। उसके बाद फिर स्लेव्स आ गए, मुगल्स आ गए, उनके साथ भी बहुत युद्ध हुए, उसमें भी बहुत से लोग मारे गए, लेकिन उसके बारे में भी कुछ विशेष रूप से पता नहीं है। 1857 तो कहते हैं भारत के बारे में, लेकिन उससे पहले भी भारत के बारे में ही बातें थी, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया। हमें चाहिए कि वहां पर भी हम ध्यान दें और वहां से भी सामग्री निकालें, कहें कि उनसे पहले अतीत में जो सेनानी थे जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपना जीवन त्याग दिया, इन लोगों को भी हम नहीं भूलें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1757 पर जब ये अंग्रेजों ने किलाई भी थे, उसमें जब लड़ाई लड़ी मुसलमानों से, तो उसमें मुसलमान हार गए और बाद में
ये बक्सर की लड़ाई भी हुई थी, क्षमा कीजिए। तो उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी नाम से एक बड़ा अंचल भारत का भाग अंग्रेजों को दे दिया गया। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी, जंगल बहुत थे और अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से वहां पर हम लगान वसूल करें, जमीन को साफ करें, मतलब जंगल बहुत थे। तो उसके लिए उन्होंने जो रामगढ़, हजारीबाग और जो पहले चंपा के नाम से था, वहां से आदिवासियों को बुलाना शुरू कर दिया और उन्होंने जंगल काटे। और जंगल काटने के बाद वो जमीन जो उनको मिली उस पर उनसे टैक्स लिया गया, लगान लिया गया। और अंग्रेजों ने इसी बीच में नए नए जमींदारों को भी वहां रखा, जो कि बंगाल से भी थे और जो बिहार से भी थे। और वो लोग बड़े लालची हो गए और वो चाहते थे कि उनको बहुत पैसा मिले। और उसके लिए फिर इन्होंने जो वहाँ संथाल थे, मुंडा थे, ओरांव थे, गोंड, ये इन लोगों को हटाया। इन लोगों से कहा कि जमीन तो हमारी है। और उनके साथ और लोग भी थे, जिसमें महाजन भी होते थे और जिसमें कुछ व्यापारी भी होते थे। उनके वजन दूसरे तरह के होते थे। अगर एक शेर था तो वो समझिए पौने शेर के नाम से वो काम करता था और उस पर वो शेर के नाम से नाश या जो भी कुछ कहिए वो आदिवासियों से ले लिया करते थे। तो इसमें आदिवासियों में बड़ा ही रोष हुआ कि भाई ये सब क्या हो रहा है। भारत, ये अंग्रेज सरकार कहती है हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे, और ये भी कहते हैं, जमींदार भी कहते हैं, पुलिस भी कहती है और कचहरी भी कहती है, लेकिन जब वो पत्र लिखते थे तो पत्र पहुंचते ही नहीं थे। तो उनमें एक तरह का आंदोलन जैसी प्रवृत्ति हुई कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए समझिए कि आप 1770 के आसपास बहुत सी चीजें शुरू हो गईं। और इसके साथ साथ एक बात और भी थी, मैं कुछ समय ले रहा हूं लेकिन जल्दी समाप्त करूंगा, कि भारत में उस भाग में और भी भागों में प्रकृति के प्रकोप से अकाल हो रहे थे, पानी पड़ रहा था। 1766 का अकाल तो मशहूर माना जाता है। उसके बाद तो और भी अकाल हुए और उनमें लोग चाहते थे कि भाई ठीक तरह से रहें, जो भी कुछ कमा सकें कमाएं। लेकिन दरोगा और ये कचहरी और ये जो लोग थे आपके महाजन वगैरह, ये तो पैसे ही पैसे चाहते थे। इनका जो कर जो था वो बढ़ता गया। तो उस पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनके विप्लव हुए। उसमें समझिए कि मैं कुछ आदिवासियों के नाम लूंगा जिनको कोई नहीं जानता है। 1781 और 82 में एक टिंका माझी होते, माझी मतलब जो उनके गांव के हेड होते थे, और उनका पूरा अपने आदिवासियों पर आधिपत्य भी होता था, राजा नहीं होते थे। तो उनका हुआ। फिर और भी आदिवासियों के वर्गों में भी हुआ। और साथ में 1797-98 एक विष्णु माझी भी आए। और उसके साथ साथ 1808 में फिर मुंडा लोगों ने भी शुरू कर दिया। और इस तरह से काफी लोगों के नाम हैं इन लोगों ने उसमें किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1820 में कोल लोगों ने एक बहुत बड़ा विप्लव किया था और उसके बाद उनको एक तरह से एक नया इलाका बना दिया दामिन को कि यहीं सब संथाल रहेंगे। लेकिन जो कुरीतियां थी वो चल रही थी। तो उसके बाद 1855 और 56 में एक बहुत बड़ा विप्लव हुआ संथालों का। और अपने जो नीचे वर्ग के लोग थे, कुम्हार, अहीर और इन लोगों साथ में थे,
तो उसमें समझिए कि इन्होंने पहले पत्र भेजे, सिद्धू कानू 2 लोग होते थे, पत्र भेजे कि भाई सरकार आप हमारी सहायता कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई जवाब भी नहीं दिया। तो फिर उसमें यही हुआ कि वहां के माझियों को बुलाया गया और ये कहा गया कि आप जो हैं इन लोगों को खत्म कर दीजिए, मार दीजिए, ये लोग बहुत परेशानी कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि ये लोग एक जगह जो कि पाकौड़ के पास है, उधर गंगा नदी से दूर नहीं है, सबको बुलाया गया। और लेकिन वहां विप्लव बढ़ चुका था, तो जो दरोगा थे उन्होंने कहा इसको पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन वो सांताल 10,000 इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने मिलके, और भी आदिवासी थे और अपने हिंदुस्तान, उन्होंने साहब उन सबको वहीं मार दिया। और फिर अंग्रेजों ने सेनाएं बुलाई कि भाई इनको जो है किसी तरह से इनको भी मारा जाए, आदिवासियों को। तो इस तरह से बहुत से लोग वहां पर आए और मारे गए। मैं आपको, और इसके अलावा जो संथाल परगना जो आजकल है, या पहले जो छोटा नागपुर था, तो उसमें भी अंग्रेजों की सेनाएं थी और उस सेना में भी आदिवासी थे। उन्होंने भी विप्लव किया, जिसे कहते हैं सिपाही म्यूटिनी के नाम से अंग्रेज लोग जानते हैं। उसमें बहुत से लोग मारे गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश ही राज्य नहीं है, और भी राज्य नहीं है जो आदिवासी जो 8% से ज्यादा हैं भारत में, इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हमारे पाठ्यक्रम में भी स्कूलों के यहाँ 2-4 शब्द लिखे होंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया भारत की स्वतंत्रता के लिए 1857 में जो शुरू हुई। मंगल पांडे वगैरह का नाम तो हम जानते हैं, और कुंवर सिंह का भी हम नाम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में भी हमें सूचना एकत्रित करनी चाहिए और हम ये पता लगाएं कि ये लोग जो थे, क्योंकि इनमें एक बात थी आदिवासियों में जो हमारे भारतीयों में कुछ कम ही रही, इनका था जो आजकल भी चल रहा है, जो आजकल भी आंदोलन हो रहे हैं, जल, जमीन और जंगल। अगर ये 3 चले गए उनके अंचल से, तो उनकी संस्कृति समाप्त हो गई, क्योंकि उसी 3 इन चीजों पर ही उनका धर्म, उनके रीति रिवाज, उनके पर्व, उनकी शादियां सब एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। तो इस पर समस्या हुई, और हमारी सरकार जब बाद में आ गई 1947 के बाद भी, उस पर भी बहुत से आदिवासियों को मारा गया, क्योंकि वो जंगल, जमीन और जल की बात करते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि साहित्य को समझने के लिए कि हम जो पत्रों में जो लिखा था, समाचार पत्रों में, उसका हम अनुवाद करें और साहित्य के रूप में सामने रखें। पहली चीज तो ये। इसके अतिरिक्त बंगाली या उनके यहाँ लोकगीत जो रचे हैं और रचे गए थे, उनको भी एकत्रित करें, और वो भी एक हमारा भारत का साहित्य है और हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम भारतीयों को, जो भारत के भिन्न भिन्न विषयों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोल रहे हैं, उनका भी हम आदर करेंगे और उनके साथ हम मिलकर आगे चलकर, अभी तो नहीं हुआ है, फिर से एक भारतीय राष्ट्र हम बना सकेंगे। और उस राष्ट्र से ये होगा कि ये हमारा ही वतन है, ये हमारा ही देश है। अंचल तो उसके भाग हैं, संस्कृतियां तो उसकी भाग हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम एक नई दिशा लाएंगे, उस पर नए विचार विमर्श भी हो सकते हैं, लेकिन
हम किसी तरह से नया पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो भारतीय यही रहे कि किस राज्य को लें, कौन राजा है, किसके प्रति हमारी देशभक्ति हो। लेकिन अगर हम इस तरह से एक समानता का उनको स्तर दें तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और इस भारतीय मॉडल को लेके जो विश्व के दूसरे देश हैं वो भी अपना सकते हैं, वो भी कह सकते हैं कि हम भारत से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो आजादी का महोत्सव मना रहे हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए इतिहास को समझना पड़ेगा, इसको समझने के लिए जो भी मीडिया होता था उसको समझना पड़ेगा और अनुवाद करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे उसको समझ सकें। और पाठ्यक्रम में स्कूलों में बच्चों को ये सिखाया जाए कि कौन कौन थे, कम से कम राज्य के अनुसार ही पुस्तक बने, अगर पूरे भारत की पुस्तक नहीं बन सकती हैं, और फिर भारत की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो ताकि लोग समझ सकें कि हमारा भारत क्या है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैंने बहुत कुछ तो कहा नहीं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने सबसे मुझे लगता है कि मैंने अपने वेबिनार में जो सबसे परिचय में ही मैंने अपने वेबिनार के जो बात छोड़ दी थी वो यही थी कि शायद आदिवासियों के योगदान को हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। और शायद हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आदिवासियों के नेताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां जरूर देखी होंगी और उनमें मैं भी एक हूँ। मैंने भी बहुत सारी बिरसा मुंडा और इन सब की मूर्तियां देखी हैं। बट आपने ये याद दिला दिया कि हाँ वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें हम भूल चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं खुद अपनी इस गलती से सीखूंगी कि आगे किसी वेबिनार में हम आदिवासी उनसे नेताओं को, उनसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे जिन्होंने एक नींव के पत्थर की तरह चुपचाप बलिदान दिया और उनको आज भी बहुत अच्छे से वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिल पाया। तो आपने वो याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और अब मैं आग्रह करती हूँ इस वेबिनार की अतिथि वक्ता से, लंदन में जिंदगी बिता देने के बावजूद दिल है हिंदुस्तानी, ऐसा क्यों? जानते हैं अगली वक्ता शैल जी से। परिवार में किन किन देशभक्ति के मूल्यों को उन्होंने महसूस किया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। शैल दी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अर्णव मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरे अधिकतर सोच अपने अंदर के मंथन और उद्वेलन से ही उपजती हैं। इतिहास को मैंने नहीं खगाला है। एक भारत के, आजाद भारत की उम्र जितने ही व्यक्ति की तरह से मैं आज देख रही हूँ कि ये आजादी का उत्सव हमें कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, और एक ऐसे व्यक्ति की जिसके शुरू के 20 साल भारत में निकले, फिर वो उस देश में आ गया जिससे हम आजाद हुए थे, तो कैसे दबावों से उसकी मानसिकता गुजरी, क्या क्या महसूस हुआ, उन्हीं सब बातों को बहुत संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ मित्रों कि हम भारत के हैं, भारत से हैं और भारत पर न्योछावर होने का आज भी वही जज्बा रखते हैं। बधाई कि हम जिंदा हैं देखने को कि हमारी आजादी 74 वर्ष पूरे करके 75वें में प्रवेश कर चुकी है और वर्ष भर का यह अमृत महोत्सव मना रही है। इस मील के पत्थर पर की एक एक देशवासी और देश प्रेमी को बहुत बहुत बधाई। कहते हैं एब्सेंस मेक्स हार्ट को फॉन्डर, और विदेश में रहो तो पल पल ऐसे मौके आते हैं जब आपको देश की याद आती है। कभी आप उसकी अस्मिता को स्थापित करना चाहते हैं तो कभी उसके खोए गौरव को। कभी कभी तो ऐसा होता है कि
दूसरों की आंख में आप अपने देश का प्रतीक बन जाते हैं और वो आपसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। पिछले 50 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। टावर ऑफ लंदन में घूमते हुए जहां कोहनूर है, महाराज कर्ण रणधीर सिंह की तलवार है, उन सबको देखते हुए मन में जो उद्वेलन उठा कि ऐसा क्यों हुआ कि हम अपनी धरोहरें नहीं संभाल पाए। क्या ये हमारी अपनी फूट की वजह से ऐसा हुआ? कई बार तो मात्र टीवी तक देखते हुए मन उद्वेलित हुआ है, जब हमारी ही बातें, हमारे ही धर्म को, हमारी ही संस्कृति को कोई अंग्रेज बता रहा है और उसे एक विद्वान की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। जानती हूं कि समय एक अनवरत धारा है, अगला पिछला साथ लेकर बहता है। फिर भी जब भी भारत के बारे में सोचती पढ़ती हूँ, कहीं भी घूमने गई हूँ, तो जो मैंने जाना समझा है, मुख्यतः भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बटा पाया है। ऋषि मुनियों और भक्तों का भारत, वह शिव, राम और कृष्ण का समय, जिसे हमारी दादी, नानी और साधु संत, हमारे विचारक आज भी हर सुबह मनकों पर फेरते हैं। फिर वह काला समय, मुगल काल और अंग्रेजों का काल यानी पराधीन भारत, और अंत में 1947 के बाद का आज का भारत। विश्व में उसकी छवि, प्रगति और घटती बढ़ती साख। 6 महीने की थी जब भारत को आजादी मिली थी, संग ही बढ़ी हूं इसके, पल पल की साक्षी और पल पल को जीती व सोखती। बचपन से ही इतना तल्लीन रही भारत के इस आजादी के संघर्ष में, माफ करिएगा सिर्फ मानसिक रूप से, क्योंकि मैं कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, पर वो माहौल ऐसा था जब वही कहानियां हवाओं में तैरती थी। पिताजी खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो बात बात में हमारे अंदर देश प्रेम के मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। तो मुझे भी ऐसा लगता कि किसी क्रांतिकारी की ही आत्मा है मेरे शरीर में भी। तभी तो 10 वर्ष की उम्र से ही लगातार कुछ सपने परेशान करते रहते थे। कभी कोई सिर काटता दिखता और मेरा सिर वापस खुद ही जोड़ जाता, तो कभी लाशों के नीचे रेल के डिब्बे में खुद को दबा देखती, कभी किसी रैली में भीड़ के साथ जाने कहाँ जाते देखती खुद को, तो कभी जाने किस और किन वजहों से भागती रह जाती, इधर उधर छुपती फिरती। सच बस यही था कि एक बेचैनी का एहसास और कुछ करने की ललक लगातार पीछा करती रहती थी। हो सकता है आसपास की खबरों में, किस्से कहानियों में इस तरह के तथ्यों की बाहुलता रही हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है। हो सकता है पिता क्रांतिकारी थे, दादी की वे कहानियां मन में जा धसी थी जब औरतों ने अपने महंगे जेवर रुपए सब सहर्ष दे दिए थे आजादी की लड़ाई के लिए। यहाँ मैं एक आम भारतीय परिवार की बात कर रही हूँ। ऐसे हजारों परिवार होंगे जिनमें यही जज्बा था। उस पीड़ा, उस संघर्ष को पूरी तीव्रता से अनुभव किया और जिया है मैंने। बात व भय जब भी बर्दाश्त से बाहर हुआ, तब खुद को जगाना भी सीख लिया था उन सपनों से, पर किसी से कुछ कह न पाती थी। बचपन से ही जानती थी कि कोई सुने या समझेगा नहीं। वे वजह ही भागते दौड़ते हुए अवचेतन मन के सपने जाने क्या संकेत और संदेश देना चाहते थे, मन की किन गुत्थियों को सुलझाना चाहते थे, आज तक नहीं जान पाई। बस मन गांधी, सुभाष, भगत सिंह, नेहरू, मेरे बड़े होते होते कई बड़े कद्दावर नेता थे जिनकी बातें, जिनकी खबरें अखबारों में पढ़ के मन श्रद्धा से उनके आगे झुक जाता था और सोचने लग जाती थी, इनके पहले भी तो कितने होंगे जिन्होंने जान दी, जिन्हें कोई नहीं जानता। उन सब की भी तो बातें होनी चाहिए। उन्हीं सबके बलिदान और त्याग की से हमें आजादी मिली और उसी की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं हम आज, जिसे अनगिनत वीरों के बलिदान से ही हासिल किया था हमने।
कुछ के नाम मशहूर हुए, पर कई ऐसे भी थे जो धुरी की कील की तरह अदृश्य ही रह गए। शहीदों की मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। देश की प्रगति, दशा और दिशा का भी लेखा जोखा रखना चाहता है मन। किधर जा रहा है भारत, और क्या हम खुश हैं इसकी प्रगति व परिस्थितियों से? और यदि नहीं तो क्या हो सकता है एक आम आदमी का योगदान आज की परिस्थिति में और अपने देश को सुधारने की दिशा में? इकबाल ने कभी लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन स्कूल के प्रांगण में लहराते तिरंगे आगे खड़े भाव विभोर सुख और गौरव के पंखों पर चढ़े इस गीत को उल्लसित हो होकर गाया करते थे। परंतु वे बचपन के दिन थे जब सावन के अंधे की तरह हरा ही हरा था चारों तरफ। क्या हम आज चाहें भी तो गा सकते हैं उसी तन्मयता और ईमानदारी के साथ इस गीत को? शायद नहीं, क्योंकि हम बच्चे नहीं रहे अब, और सिर्फ मान लेने व आंखें बंद कर लेने से ही हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा नहीं हो जाता। सबसे पहली बात जो मेरी समझ में आती है कि आज भी जो हमारे वीर देश की सीमाओं पर अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारी हम सब भारतवासियों को, भारतीय प्रेमियों को लेनी चाहिए। ये शायद हमारी तरफ से देश की आजादी का उत्सव मनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी दान कर सके, उनका ध्यान रख सके, उन्हें अपना महसूस करा सके, तो शायद ये देश की बड़ी उपलब्धि होगी। स्वाधीनता, एकता और सेवा भाव 3 शब्द मस्तिष्क में आते हैं एक सुसभ्य और सुसंस्कृत जीवन के लिए। आए दिन की प्राकृतिक आपदा और पड़ोसी मुल्कों द्वारा पड़ोसी गई बेवजह की मुसीबतें न सिर्फ सचेत रहने को आगाह करती हैं, अपितु अन्य खबरें पर्यावरण, धर्म और विस्तारवाद के लालच से जुड़ी हमारे आज के प्रगतिशील और सिद्धांतहीन समाज के खोखलेपन की तरफ भी हमारा ध्यान खींचती हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद शायद आज हमारे देश की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। देशभक्ति का यह जज्बा जिसमें हम दूर हो या पास सदैव अपने देश से जुड़ा महसूस करते हैं, उसकी संस्कृति, अतीत व वर्तमान को न सिर्फ जानते और समझते हैं, निरंतर उसकी भलाई के बारे में सोचते रहते हैं, उसमें गौरव लेते हैं, उसकी कमियों को दूर करना चाहते हैं, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं करते, न अपनों द्वारा न ही विदेशियों द्वारा। हे दृष्टि से देखते हुए अपने देश की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। यह जुड़ाव एक दिन में नहीं आ पाता, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सोच सुधारनी पड़ेगी। ये सोच जब हमारी संस्कृति में समाहित होकर हमारे भारतीय नस्ल की डीएनए बन जाएगी, तभी हम सोच सकते हैं कि हमारा भारत प्रगति करेगा और हम कहीं भी हों गौरव से कह सकेंगे कि हम भारत के हैं। भारत में जहाँ जयचंद जैसे गद्दार हुए हैं, देशभक्त और बलिदानियों की भी गौरवमय और अभूतपूर्व कहानियां हैं। जरूरत है कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को सुनानी चाहिए ये कहानियां। तुलसीदास ने भी कहा था, पराधीन सपने सुखनाई। पराधीनता ये मानसिक भी तो हो सकती है, जो आज हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है। बहुधर्मी भारत के हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी सपूत थे जिन्होंने स्वतंत्रता के इस संग्राम में आहुति दी। तो फिर आज हम क्यों लड़ रहे हैं धर्म को लेके, जाति को लेके? सभी का तो भारत है और सबके लिए भारत है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का पर्व बलिदानी इन देशभक्तों के प्रति सारे धर्म और जाति के भेदभावों को भूलकर कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक
अच्छा अवसर है, आपस में लड़ने का नहीं। सिरफिरे नहीं थे वे जो देश के लिए फांसी पर झूले, जान से भी अधिक प्यार करते थे देश से। और यह जज्बा कभी भी आसान नहीं, परंतु प्रेम भी तो एक स्वभाव और आदत ही है, उदात्त भाव है जो त्याग, समर्पण और खुद से निकलकर दूसरे के संग जोड़ना सिखलाता है हमें, दूसरे का दुख दर्द समझने और दूर करने की बेचैनी देता है। देश प्रेम इसका सर्वोच्च उदाहरण है, क्योंकि यहाँ हम किसी एक व्यक्ति, एक आदर्श या एक भाव से नहीं, पूरे राष्ट्र से प्रेम करने लगते हैं, गौरव लेते हैं इसमें, उसकी सारी अच्छाई और बुराई को जान पहचान कर भी उसके उत्थान व परिमार्जन में अपनी योग्यता अनुसार सक्रिय व सार्थक योगदान देना चाहते हैं। महर्षि अरविंदो ने कहा था, भारत को जागना है, अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और विश्व मानवता के हित में उनका यह संदेश हमें आज भी नहीं भूलना चाहिए। परंतु गुरु बनने के लिए गुरुत्व का होना जरूरी है। अन्य देशों की तरह मात्र दादागिरी और घाटे मुनाफे के सौदे करके हम इसे नहीं हासिल कर सकते। आपसी झगड़े और भेदभाव ही नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ से भी ऊपर उठना होगा। भारत कभी एक सामंतवादी और विस्तारवादी देश या समाज नहीं रहा। शांति से रहते थे हमारे पूर्वज, योग, आध्यात्म और सर्वे सुखंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः दर्शन के सहारे विश्व बंधुत्व का सपना देखते हुए वे शांति के प्रहरी थे। हमें वही परंपरा जारी रखनी है जिनकी नीति फूट डालकर राज्य करने की थी। वह भले ही धर्म के आधार पर हमारे देश के दो टुकड़े करके चले गए हों, परंतु हमें उनके जाल से बाहर निकलना है, आपस में लड़ना छोड़ना ही होगा। आत्मविश्वास और सद्बुद्धि, सारे बात भेदभाव भूलकर सद्भाव व प्रेम, इन्हीं दो बातों का संकल्प शायद देश के अमृत महोत्सव पर सबसे महकता और खूबसूरत भाव सुमन होगा, हम भारत प्रेमियों और भारतवंशियों की तरफ से। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं। यही बात प्रेम पर भी तो लागू होती है, चाहे प्रेम व्यक्ति विशेष से हो, राष्ट्र से हो, या फिर एक सिद्धांत से। जो खुद में संतुष्ट होगा, समर्थ होगा, वही प्रेम की मिठास को पैदा करता है। हम जरूरत है कि हम अपने देश को सुखी बना पाएं, समृद्ध बना पाएं। जब हर बच्चा अपने में एक संतुष्ट बचपन जिएगा, तभी वह सफल नागरिक बन पाएगा। शर्त बस प्रेम की है, नफरत की नहीं, ईमानदारी की है, बेईमानी की नहीं। अगर हमने इन बातों को सीख लिया तो गरीबी, भ्रष्टाचार और अन्य कुरीतियों से स्वतः ही मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि तब हम मात्र अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानेंगे और अपनी नागरिक जिम्मेदारी भी अधिक ध्यान से माने और समझेंगे। जाति और भाईवाद के आधार पर अपने नेता का चयन नहीं करेंगे, न ही किसी लालच में आकर, अपितु हमारे देश के लिए कोई क्या काम कर रहा है उसकी योग्यता के आधार पर। और तब 1, 2 या 4 कमरों का घर ही हमारा घर नहीं होगा, जिसका कूड़ा झाड़ कर हम बाहर सड़क पर फेंक दिया करते थे, अपितु पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा घर होगा, जिसके स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम आत्म गौरव संतोष से भर उठेंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप नेक्स्ट आईडी पे आइए। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। थोड़ा भावातिरेक